गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। याद होगा आपको कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग स्टार्ट किए थे और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए हम लोग पहुँचे थे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो उस आइसोमेरिज्म में मैंने बताया था शुरू में ही कि आइसोमेरिज्म का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केसेस में। यहाँ उतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है आइसोमेरिज्म का, लेकिन आइसोमेरिज्म का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में खास करके कुछ इम्पॉर्टेंस है और उन इम्पॉर्टेंस को मैंने पहले भी बताया था और आज भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा। आइसोमेरिज्म में मैंने कहा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कौन कौन हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इस पर हम लोग बृहद चर्चा कर चुके हैं। ये हम लोग समझ चुके हैं कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस के कारण जो आइसोमेरिज्म एराइज हो हम उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और उसमें कहा था कि वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आता है, सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म आता है, फिर उसमें कहा लिंकेज आइसोमेरिज्म आता है। और इन सब को एग्जाम्पलीफाई करके हम लोगों ने समझ लिया था और इस टॉपिक को हम लोगों ने छोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का लिटरल मीनिंग समझ लीजिए कि एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड्स का पोजीशन तो सेम होता है, जो ग्रुप्स हैं उनका पोजीशन तो सेम होता है, लेकिन उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। डिफरेंट ओरिएंटेशंस के कारण जो आइसोमेरिज्म एराइज होगा हम उसको कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सेंट्रल मेटल आयन जो हुआ, मेटल आयन जिसको कहते हैं, तो मेटल आयन के चारों तरफ जो ग्रुप्स होते हैं जिनको हम लिगेंड्स कहते हैं, उन लिगेंड्स का जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट ओरिएंटेशंस के कारण जो आइसोमेरिज्म एराइज हो हम उसको कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो मैं एक जुमला यहाँ लिख देना चाहूँगा कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to different orientations of groups, खास करके यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड्स इन द स्पेस। इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यह एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जो डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट के कारण एराइज होता है। डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट के कारण जो आइसोमेरिज्म एराइज हो हम उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। हम एक एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास PtCl2 NH3 यह एक कंपाउंड है। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक ये स्क्वायर प्लेनर होता है, जब आपको मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा वहाँ ये बात समझ में आ जाएगी कि इस कम्प्लेक्स का जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर है। मैं चाहूँ तो NH3 को यहाँ रखूँ, NH3 को यहाँ रखूँ और यहाँ Cl रखूँ, यहाँ Cl रखूँ। एक ओरिएंटेशन ये संभव है। दूसरा स्पाशियल अरेंजमेंट जो है उन लिगेंड्स का, उन चार लिगेंड्स का हो सकता है Pt यहाँ NH3 रख दिया जाए, यहाँ Cl रख दिया जाए, यहाँ यहाँ पर NH3 रख देना होगा, NH3 रख दिया जाए, यहाँ Cl, यहाँ Cl। तो ये दो डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। स्पाशियल अरेंजमेंट है, स्पेस में अरेंजमेंट है और ये दोनों जो है कहे जाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स। इनको स्टीरियो आइसोमर्स कहा जाता है। और आपको बता दूं कि इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। एक पेल येलो है और दूसरा है डार्क येलो। ये जो है ये पेल येलो मतलब हल्का येलो कलर का है, इसका कलर होता है पेल येलो और ये है डार्क येलो।
तो आप समझ गए होंगे कि इन दोनों के स्पाशियल अरेंजमेंट के कारण ये डिफरेंस आया है प्रॉपर्टीज में, और इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये स्टीरियो आइसोमर्स हुए, और इस घटना को, इस प्रॉपर्टीज को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने कह दिया कि ये डिफरेंट ओरिएंटेशंस के कारण होता है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह के होंगे, मैं ये लिख देता हूँ। एक होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बड़ा ही कंसेप्चुअल टॉपिक है ये, खूब ध्यान से इसको समझिएगा, देख देख के पढ़िएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये दोनों के दोनों आइसोमेरिज्म जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कन्फिगरेशनल, मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है, ये कन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और उसके दो टाइप्स हैं, और ख़ास करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा मज़ेदार भी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसी को हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं। पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब आप जाएंगे तो कहता है कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे इसको तो कहता है कि ये एराइज होता है ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, और उसके कारण जो ग्रुप्स का पोजीशन है वो फिक्स हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता तो हम इसके अलोंग आसानी से रोटेशन करा सकते हैं। रोटेशन इज अलाउड विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड्स, मतलब उसमें किसी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम बिना किसी बॉन्ड को तोड़े हुए हम इस रोटेशन को कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर यही डबल बॉन्ड हो जाए, मैं डबल बॉन्ड बना के दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए कि ये डबल बॉन्ड हो गया, अब मैं इसको अगर रोटेट करता हूँ ना तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। देखिए ये बॉन्ड टूटने के कगार पे है। तो ऐसा कोई रोटेशन अलाउड नहीं है। ऐसा कोई रोटेशन जिसमें किसी बॉन्ड को टूटने की बात हो तो निश्चित रूप से उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कोई रोटेशन अलाउड नहीं है। तो हम वहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में समझते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण जो आइसोमेरिज्म एराइज होता है, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म एराइज होता है, वो कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ तो कोई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा नहीं, तो हम उसके किस कंसेप्ट को बाहर लाएंगे वो समझ लीजिए। इसका मतलब हुआ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एराइजेज ड्यू टू द फिक्स्ड पोजिशन ऑफ द ग्रुप अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ भी हम वही बात करने वाले हैं कि एडजेसेंट पोजीशन, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एक पोजीशन ये पॉसिबल है कन्फिग्रेशन, और दूसरा कन्फिग्रेशन हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ बी है। तो अपोजिट साइड में अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं तो उसको कहा जाता है ट्रांस, और सेम साइड में अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं उसको कहा जाता है सिस। तो ये जो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म है वो एराइज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अलोंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, arises due to restricted rotation along कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसका मतलब है कि फिक्स्ड पोजीशन, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दिस आइसोमेरिज्म arises ड्यू टू फिक्स्ड पोजीशन ऑफ ग्रुप्स। अब उसमें दो बातें मैंने कहा था कि एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस।
तो सिस का मतलब हुआ कि जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स एक दूसरे के एडजेसेंट हो, एक दूसरे के अगल बगल में हो, तब हम उसको कहेंगे वो सिस आइसोमर्स हैं। और अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स आर अपोजिट टू ईच अदर, अगर आइडेंटिकल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है तब हम उसको कहेंगे कि वो ट्रांस आइसोमर्स है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हमें सर्च करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सर्च करना है कि कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म arises according to coordination number। डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफरेंट होंगे। ये बात समझ लीजिए, मैं अभी डिस्कशन करके बताता भी हूँ आपको कि कैसे डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल आयन फ्रॉम द लिगेंड साइड। ये मैंने एकदम से समझाने वाला डेफिनेशन में बता दिया। वैसे कहा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, मोनोडेंटेड लिगेंड्स दैट आर satisfying the secondary valency of the central metal ion are known as the coordination number। लेकिन उसको हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में बहुत सिंपल कंसेप्ट में ये समझते हैं कि टोटल लोन पेयर जितना एक्सेप्ट करेगा कोई सेंट्रल मेटल आयन, वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो हमने दो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की थी, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्रीज थे, एक थे टेट्राहेड्रल और दूसरा स्क्वायर प्लेनर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए एक ही ज्योमेट्री था और वो था ऑक्टाहेड्रल। तो हम डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स के लिए हम इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अलग अलग क्लासीफाई करके देखना चाहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो टॉपिक हुआ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि ये पोजीशंस बताता है ग्रुप्स के एडजेसेंट एंड अपोजिट पोजीशन के कारण जो आइसोमेरिज्म अराइज हो, हम उसको कह रहे हैं कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। तो मैं ये बता दूं आपको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स की बात हम किए थे, आपको याद होगा। एक टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा होगा स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर प्लेनर, जिसको हम लोग D4H सिंबल से लिखते हैं और इसको हम TD सिंबल से लिखते हैं। ये जो सिंबल हम यूज करते हैं ये आगे चलिएगा, जब MSc वगैरह में जाइएगा तो वहाँ ग्रुप थ्योरी पढ़ाया जाएगा। और ये टेट्राहेड्रल का पॉइंट ग्रुप है TD और स्क्वायर प्लेनर का पॉइंट ग्रुप है D4H, इसलिए इसका सिंबल लिखा है D4H। हमने चूँकि हम जानते हैं और आपके लेवल की बात वो है नहीं, आप केवल इतना समझिए कि हम स्क्वायर प्लेनर को D4H लिख सकते हैं और टेट्राहेड्रल को TD भी सिंबल में लिख सकते हैं।
TD तो चलिए समझ में आता है, टेट्राहेड्रल में T भी आता है, D भी आता है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में कुछ आता नहीं है, D आता है ना 4 आता है ना H आता है। लेकिन इसका क्यों देते हैं ये डिस्कशन से बियॉन्ड की बात है, आपके स्कोप से बाहर की बात है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ बात आपको नहीं कर सकते। तो हमने आपको कहा कि इसमें 2 तरह के कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स पॉसिबल हैं। टेट्राहेड्रल में, इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, अगर हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती कैसी है ये देख लेना चाहिए थोड़ा हम लोगों को, ताकि सब क्लियर हो जाए। ये टेट्राहेड्रल है, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, और यहाँ पर मेटल आयन। तो इस मेटल आयन से ये चारों लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम बना सकते हैं। यहाँ M है, यहाँ L है, यहाँ L है, यहाँ L है और यहाँ L है। तो ये सारे के सारे पोजीशंस एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। आप कहिए ना तो ये इसके बगल में है, ये इसके बगल में भी और ये इसके बगल में भी, मतलब सारे के सारे पोजीशंस जो है वो एडजेसेंट है। इसलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेशन, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाए जाएंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं पाए जाएंगे। तो मैं यहाँ एक बात लिख सकता हूँ कि all the positions in tetrahedral geometry are adjacent to each other. So geometrical isomerism is not possible। हम साफ शब्दों में कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल के लिए पॉसिबल नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब कभी पॉसिबिलिटी होती है उसकी, तो स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये कॉमनली पाए जाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए हम अब देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगा। तो देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे हो सकते हैं, इसको समझ लेते हैं। अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ में हम इसको देख लेते हैं। देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री ऐसी होती है जिसमें बीच में सेंट्रल मेटल आयन होता है और इन चारों कॉर्नर्स पे लिगेंड्स होते हैं। मैंने इस पोजीशन को असाइन कर दिया है 1 2 3 4। तो एडजेसेंट पोजीशन कौन कौन है? 1 2 है, देखिए 2 3 है और 3 4 है और 1 4 है। ये चारों मतलब 1 2 1 4 2 3 3 4 ये सब एडजेसेंट पोजीशन है। जहाँ ग्रुप रहेंगे आइडेंटिकल तो सिस कहलाएंगे। और अपोजिट पोजीशन कौन सा है? 1 3 एंड 2 4 ये अपोजिट है, मतलब यहाँ अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे तो वो ट्रांस आइसोमर्स कहलाएंगे। देखिए मैंने लिख दिया है, टेबल बना दिया, लिस्ट बना दिया है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो है उसमें जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है उसके फार्मूला क्या हो सकते हैं, किन टाइप के, किन जनरल टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो मैंने लिखा है Ma2B2 जिसमें A और B दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, Ma2XY AXY मोनोडेंटेड लिगेंड है, MABXY ये 3 टाइप के जनरल फार्मूलाई हुए जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। और इसको हम बारी बारी से देख लेते हैं। Ma2B2 टाइप का, उसमें सिसप्लाटिन ट्रांसप्लाटिन का एग्जाम्पल मैंने दिया है, PTNH3 का होल 2 Cl2। तो ये सिसप्लाटिन और ट्रांसप्लाटिन में मैंने कहा कि अगर NGS आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड है तो सिस है, और अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स एक दूसरे के अपोजिट है तो वो ट्रांस आइसोमर है। और इसका एक अपना मेडिसिनल यूज है, ये एंटी कैंसर मेडिसिन है। सिसप्लाटिन जो है वो कैंसर थेरेपी में, कैंसर के इलाज में यूज किया जाता है, एंटी कैंसर मेडिसिन है वो सिसप्लाटिन, जबकि ट्रांस का ऐसा कोई मेडिसिनल यूज नहीं है। वैसे ही दूसरे टाइप का हो सकता है कि Ma2XY जिसमें A
मोनोडेंटेड लिगेंड है, XY भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, वैसे लिगेंड वैसे कम्प्लेक्सेस में, स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे होगी, तो वो मैंने दिखाने की कोशिश की है कि एक एग्जाम्पल लिया है PTCl PY मतलब पिरिडीनियम है, पिरिडीन है ये, और NH3। तो उसमें देखिए मैंने बेसिस किसको माना है, पिरिडीन को। दोनों पिरिडीन अगर सेम साइड में है, आइडेंटिकल ग्रुप अगर सेम साइड में है तो वो सिस है, और आइडेंटिकल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है तो वो ट्रांस है। यही बात है। एक मैंने कहा था कि अगर चारों लिगेंड्स डिफरेंट हो, मोनोडेंटेड है वो, चारों लिगेंड्स डिफरेंट हो ABXY, तो उसमें 3 तरह की पॉसिबिलिटीज होती है। और उसको पॉसिबिलिटीज हम निकालते कैसे थ्योरेटिकली, कि किसी एक को हम फिक्स कर देते हैं। जैसे A को फिक्स कर दिया और उसके ट्रांस में सबको रखते गए, पहले X को रखा, फिर B को रखा, फिर Y को रखा, और इस तरह से हमें 3 पॉसिबल अरेंजमेंट मिलते हैं, जिसमें से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सिस है और कौन ट्रांस है। बस ये 3 डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट हमें मिले, इसलिए इसको हमने कहा 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। इसमें से कौन सिस है कौन ट्रांस है नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं ही नहीं। क्योंकि सिस और ट्रांस कहने का हमारा आधार क्या है? आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर सेम साइड में होंगे, एडजेसेंट पोजीशन पर होंगे, तो उसको कहा जाएगा सिस, और अगर आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट होंगे तो उसको कहा जाएगा ट्रांस। तो यहाँ तो आइडेंटिकल ग्रुप्स है ही नहीं, केवल हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो वो 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और चौथी पॉसिबिलिटी जो होंगी वो इन तीनों में से रिपीट होगी, ये समझ लीजिए। तो अगर चारों के चारों मोनोडेंटेड लिगेंड्स डिफरेंट हुए, तब उस केस में 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं अरेंजमेंट्स की, और वो 3 तरह के आइसोमर्स बनेंगे। एक स्पेशल केस है स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स में, अगर बाइडेंटेड लिगेंड है और वह बाइडेंटेड लिगेंड अनसिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे इथिलीन डाइमीन सिमेट्रिक है, उसमें दोनों तरफ बराबर बराबर ग्रुप्स लगे हुए हैं, अनसिमेट्रिक होने चाहिए। जैसे ग्लाइसीन, तो ग्लाइसीन अगर ले लेते हैं लिगेंड्स CONH2, CH2 एक तरफ, NH2 एक तरफ, COOH, ये ग्लाइसीन जो है वो एक एमिनो एसिड है। तो यहाँ पर देखिए NH2 सेम साइड है, इसलिए इसको कहा सिस, और NH2 और NH2 अपोजिट साइड में, इसलिए इसको कहा कि ट्रांस है ये। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैंने स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस में आपको बताया है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने के लिए ग्रुप्स आइडेंटिकल होने चाहिए सिस ट्रांस के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तब वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे होगा, हम उसको कैसे समझेंगे, ये देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हमारे पास जो ज्योमेट्री होते हैं वो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो पोजीशंस हैं, एडजेसेंट पोजीशन और अपोजिट पोजीशन, पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए मैंने बना दिया है पहले ही, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। इसको हम अगर सभी कॉर्नर से मिला दें तो 8 ट्रायंगुलर फेसेस मिलेंगे हमें, इसलिए इसका नाम पड़ा है ऑक्टाहेड्रल। आप जानते भी होंगे, और जब हम आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाएंगे वहाँ ये पढ़ाएंगे भी कैसे, या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है। तो एडजेसेंट पोजीशन जो है, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाला, 1 2 1 3 1 5 1 6 2 3 3 5 2 6 3 5 तो लिख दिया मैंने, 5 6, ये सारे के सारे पोजीशंस जो है वो एडजेसेंट पोजीशन है। सब एडजेसेंट पोजीशन का मैंने बना दिया। अपोजिट कौन है? 1 के 4 है, 2 के 5 है, और 6 के 3 है। ये अपोजिट पोजीशंस हैं। तो यहाँ कहता है कि ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में भी फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किए जाते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, जिसमें फार्मूला अगर Ma4B2 हो या Ma4BC हो, तो वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा। जैसे देखिए मैंने एक कम्प्लेक्स का एग्जांपल लिया और उसमें दिखा दिया आपको कि आइडेंटिकल ग्रुप्स जो है वो ये चारों तो सेम है। हमें डिसाइड करना है, डिसाइडिंग जो लिगेंड्स है ये दोनों है, ये दोनों अगर सेम साइड में एडजेसेंट पोजीशन पे है तो वो सिस है, और ये दोनों अगर अपोजिट है तो ये ट्रांस है। ये Cl है, यहाँ मिट गया, Cl है, ये ट्रांस है। वैसे ही कहता है कि अगर 6 के 6 लिगेंड्स मोनोडेंटेड हो और सारे के सारे लिगेंड्स डिफरेंट हो, तो 15 तरह का डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है अरेंजमेंट का। 15 डिफरेंट टाइप्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकते हैं, जिसमें हम सपोज कीजिए कि हमने A को फिक्स कर दिया, बाकी को उसके ट्रांस में रखते 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 हम बनाएंगे, तो थ्योरेटिकली
15 तरह के डिफरेंट अरेंजमेंट मिलते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली मात्र 3 ही ऐसे डिफरेंट आइसोमर्स आइसोलेट किए गए हैं अभी तक, लेकिन थ्योरेटिकली 15 पॉसिबिलिटी इसमें होती है। कहता है कि अगर बाइडेंटेड लिगेंड हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में MAA2X2, जिसमें AA मैंने लिखा है ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो उसमें भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकता है। देखिए ये बाइडेंटेड लिगेंड मतलब 2 कोऑर्डिनेशन नंबर को वो सेटिस्फाई करेगा, तो बाइडेंटेड लिगेंड अगर सेम साइड में है तो वो सिस है, और अगर एक दूसरे का अपोजिट है तो ट्रांस है। इसी में कहता है कि अगर कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जिसमें तीनों के तीनों बाइडेंटेड लिगेंड हो, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को शो कर रहा है, तो तीनों के तीनों अगर लिगेंड्स बाइडेंटेड है तो वहाँ भी सिस ट्रांस होगा। ये मैंने बनाया है ट्रांस, और ये उल्टा कह दिया मैंने, ये बनाया है मैंने सिस, ये बनाया है मैंने सिस, और ये बनाया है मैंने ट्रांस। ट्रांस आपको ये दिख नहीं रहा होगा, ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है और ये ऑक्यूपाई कर रहा है पीछे से, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बना पा रहा है इसलिए मैंने ये दिखाया आपको। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जिसको हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, वहाँ भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व किया जाता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म होता है फेशियल एंड मेरिडोनल आइसोमेरिज्म। ये हम आपको दिखा देते हैं बनाकर कि कैसे वो फेशियल और मेरिडोनल हम इसको कहते हैं। कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अगर कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सेस जिनका फॉर्मूला होता है MA3B3, इनमें स्पेशल टाइप का सोच, स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म फेशियल आइसोमेरिज्म, फेशियल आइसोमेरिज्म जिसको हम लोग शॉर्टकट में फेक आइसोमेरिज्म कहते हैं, फेक आइसोमेरिज्म। और एक होता है मेरिडोनल, मेरिडोनल आइसोमेरिज्म जिसको हम लोग मर आइसोमर कहते हैं, मर आइसोमेरिज्म यह शो करता है। तो कैसे शो करेगा? सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये वाला, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसका अगर आप अरेंजमेंट लिखेंगे तो देखिए इसकी ज्योमेट्री में बना रहा हूँ, यहाँ CO हो जाएगा, CO, और ये चारों कॉर्नर्स मैंने मिला दिया। इसको मैं सभी से मिलाने वाला हूँ ताकि ज्योमेट्री सही सही समझ में आए। आठ ट्रायंगल मैं आपको इसमें दिखा दूंगा कि ये 8 ट्रायंगल्स बने हैं। तो देखिए मैं एक ट्रायंगल को रंग रहा हूँ, जिस ट्रायंगल को मैंने शेडेड किया है ये ट्रायंगल फेशियल ट्रायंगल है। देखिए तो ये फेशियल ट्रायंगल है, ये बाहर वाला ट्रायंगल है ना। तो फेशियल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स हों, अगर फेशियल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे आइडेंटिकल ग्रुप्स हों तो हम उसको कहेंगे फेशियल आइसोमर्स, फेशियल आइसोमर, फिक आइसोमर। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये स्क्वायर प्लेनर एक प्लेन हुआ, यहाँ कोबाल्ट रख दिया, फिर मैं वही करूँगा, सभी कॉर्नर्स को मिला दूंगा ताकि 8 ट्रायंगल्स हमें मिल जाए। अब जिस ट्रायंगल को मैं रंगने जा रहा हूँ वो देखिए, वो ट्रायंगल जो है वो मेरिडियन को, मतलब इसको 2 बराबर भाग में बांटने वाला ट्रायंगल है। वो मेरिडियन ट्रायंगल है, मेरिडोनल ट्रायंगल। और अगर उसके
मेरिडोनल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे तब उस आइसोमर्स को कहा जाएगा मर आइसोमर। इस आइसोमर को कहा जाएगा मर आइसोमर। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसमें एक स्पेशल टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा फेसियल और मेरिडोनल्स के नाम से। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है कि ये वीडियो फिर से बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखूँ। मैंने तो कहा था पिछले बार कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को एक ही लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है कि उसको हम एक अलग लेक्चर में पढ़ें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। ऑप्टिकल का मतलब रिलेटेड टू लाइट, लाइट से रिलेटेड, तो उसमें बहुत सारी नई नई बातें आपको सीखनी पड़ेगी। प्लेन पोलराइज लाइट, सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री ऑपरेशंस वगैरह कुछ डिटेल में कुछ नई बातें उसमें हम लोग करने वाले हैं, इसलिए मैंने उसको एक अलग सेपरेट लेक्चर में करने का सोचा है और मैं उसको अलग लेक्चर में करूँगा भी। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ा दिया है उसको एक बार अच्छे से मनन कीजिए, समझिए, और अगर कुछ डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तब भी कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर बुरा लगता है तब भी कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई सुझाव है तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सुझाव दे सकते हैं, उसका मैं स्वागत करूँगा। और जब कभी कुछ सुधार करने की ज़रूरत होगी मैं सुधार करूँगा। ये वीडियोज़ आप ही के लिए हैं और आपको अगर कुछ सुझाव देना है तो आप मुझे दें, उसका स्वागत है। एक रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि अगर ये वीडियो, ये क्लास, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचता रहे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी आपके साथ साथ लाभ पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से भेंट होगी। धन्यवाद।